हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में खरगोन हिंसा की। खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है। खरगोन में अब भी कर्फ्यू जारी है। आपको बता दें, रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में रोजाना कुछ समय की छूट दी जा रही है और आज कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट मिलेगी और ये समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। इसके साथ ही राशन, सब्जी, फल, दूध, दवा समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। सैलून, आटा चक्की, मिठाई, नमकीन, खाद बीज की दुकानें भी खुलेंगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, बर्तन दुकानें भी खुलेंगी। कर्फ्यू में छूट रहेगी लेकिन पेट्रोल पंप अब भी बंद रहेंगे। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों पर पाबंदी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, कर्फ्यू अब भी जारी है लेकिन अब जो ढील का समय है उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 4 से अब इस राहत को 6 घंटे तक कर दिया गया है। और क्या गाइडलाइंस है शासन प्रशासन की तरफ से? जी, मैं बता दूं, आज खरगोन में कर्फ्यू का 10वां दिन है और आज सुबह 8 से दोपहर 12 बजे की बजाय आज जिला प्रशासन द्वारा इसमें ढील बढ़ाई गई है। आज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इसमें महिला पुरुष दोनों को 6 घंटे की छूट दी गई। और वहीं आज एक बड़ा निर्णय लिया है जिला प्रशासन द्वारा, इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस को भी खोला जाएगा क्योंकि कई दिन 10 दिनों से लगभग बैंक और पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से बंद थे, जिनमें एटीएम में भी पैसे नहीं होने से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद में यह निर्णय लिया गया। वहीं अगर बात करें आज छूट की तो इसमें मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में रिपेयरिंग की दुकान और बर्तन दुकान और हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, मिष्ठान, नमकीन और सैलून, खाद बीज और आटा चक्की को भी इसमें छूट दी गई है। वहीं अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 2 दंगाइयों पर एनएसी की कार्रवाई करते हुए इसमें 63 प्रकरणों में कुल 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद में अब जनजीवन सामान्य होते नजर आ रहा है। शशिकांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुआवजे राशि की बात की जा रही थी, स्वीकृत की गई है, उसका क्या अभी तक प्रोसेस हो पाया है? क्या उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी, मैं बता दूं, कल भोपाल से गृह मंत्रालय के एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा और एडीजी विपिन माहेश्वरी कल खरगोन में उन्होंने दंगा प्रभावित इलाका को दौरा किया था। उसके बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में कलेक्टर और एसपी के साथ में बैठक की थी और उसमें जो है 1 करोड़ गृह मंत्रालय द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर स्वीकृत की थी। उसको जल्द से जल्द बांटने के निर्देश दिए गए और इसी दिशा में जिला प्रशासन द्वारा अभी तक 122 मकान, दुकान और हाथ ठेले और वाहन जो जल गए थे उनका सर्वे किया है और लगभग 50 लोग इसमें घायल हुए। उनको राहत राशि शीघ्र बांटने के निर्देश भी दिए और जिला प्रशासन द्वारा इसमें अब टीम बनाकर इसमें खाते, उनके बैंक खाते लेकर उनके खातों में ही यह राशि डालने की कवायद की जा रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शशिकांत। तो खरगोन हिंसा मामले में जिला प्रशासन ने दंगे के 2 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन लिया है और आरोपी मोहसिन और नवाज पर एनएसए के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 63 मामलों में अब तक 153 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं खरगोन जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के साथ छूट देने का आदेश जारी किया है। इस दौरान बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। वहीं हिंसा के 9वें दिन गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा और एडीजी विपिन माहेश्वरी खरगोन पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले घटना की शुरुआत वाली जगह तालाब चौक जाकर पथराव वाले स्पॉट का जायजा लिया। इसके बाद एसीएस और एडीजी के साथ सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित इलाके संजय नगर पहुंचे। यहां वो पीड़ितों के घर भी पहुंचे, जहां पीड़ितों ने दोनों अधिकारियों के सामने हिंसा को लेकर आपबीती सुनाई। इस दौरान एसीएस राजेश राजौरा ने पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। दोनों अधिकारियों ने भाटवाड़ी मोहल्ला समेत सराफा बाजार भी जाकर आगजनी वाले घरों और दुकानों का मुआयना किया। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद दोनों अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दोनों समुदायों के शांति समिति के सदस्यों के साथ साथ अलग अलग बैठकें की और शांति बहाल करने की अपील भी की।
एसीएस गृह विभाग और एडीजी सर दोनों आए हैं। जहाँ घटना हुआ था घटनास्थल भी जाके देखे थे और जो विक्टिम्स है पीड़ितों का घर भी जाके देखे थे और जो 1 करोड़ सहायता राशि जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको जल्द से जल्द बांटने के लिए जो है हमको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो है सभी समुदाय के लोग के बीच में भी जो है चर्चा किए हैं। दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई है अधिकारियों द्वारा और दोनों पक्षों के द्वारा भी इसमें सहमति बताई गई है कि भाई वो लोग भी शांति चाहते हैं और जो कर्फ्यू का रिलैक्सेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग अपने अपने कामों में वापस से पहले की तरह लग सकें। तो खरगोन में एक तरफ कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है और कल एसीएस और एडीजी पहुंचे थे खरगोन। उन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया। जहां से घटना की शुरुआत हुई थी, हिंसा की शुरुआत हुई थी, वो वहां भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद 2 आरोपी, उन पर भी कार्रवाई की गई है। आरोपी मोहसिन और एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर ने फिर से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को जमींदोज किया। शहडोल में बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण की जमीन पर बनाए मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। दोनों लोगों पर शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले में कई मामले दर्ज है। तो वहीं टीकमगढ़ में भू माफिया पर कार्रवाई करते हुए फुटेर गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल को जमींदोज कर दिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहडोल और टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है। माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन सख्त है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, शहर में लुटेरी लड़कियों की गैंग सक्रिय है और महिलाओं के गले से चेन पार की जा रही है। बाइक सवार लड़की इस वारदात को अंजाम दे रही है। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम लड़कियों के द्वारा दी जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूरा मामला सरस्वती नगर थाना का है और यहां पर केस दर्ज भी कर लिया गया है। राजधानी रायपुर के कोटा कबीर चौक पर एक बाइक सवार युवती ने महिला के गले से चेन लूटकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर घर में किसी कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड देने के लिए जा रही थी। तभी बगल से गुजर रही एक बाइक के पीछे बैठी लड़की ने झपट्टा मार दिया। बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपटकर वो फरार हो गई। मौके का जायजा लिया संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के इसी कोटा कृष्णानगर कबीर चौक पर एक बड़ी घटना यहां सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला जो है अपने बेटे के साथ छठी कार्यक्रम का कार्ड देने अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। तभी एक अज्ञात बाइक सवार एक युवक और युवती ने यहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जब ये घटना को उसने अंजाम दिया है तो उसमें वो चेन लेके इसी तरफ भागे हैं। यहाँ पे हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्या घटना हुई थी और क्या पता चल पाया? एक बुजुर्ग महिला अपने हमारे पड़ोसी में एक छठी का कार्ड देने आई थी। वो कार्ड दे के आगे खड़ी थी और अपने बेटे का इंतजार करते, तो एक बाइक सवार आए, एक महिला थी और एक जेंट्स थे। तो महिला पीछे स्कार्फ बांधे बैठी थी। वो मतलब बुजुर्ग जो महिला थी उसका चैन खींच लिया और चैन खींच के फरार हो गए। ऐसी घटना होते रहती है। यहाँ से मोबाइल 2-3 बार और जा चुका है ये चौक से, कबीर चौक से। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक बड़ी घटना यहाँ सामने आई है और इस घटना में खास बात ये सामने आई है कि ये जो घटना हुई है इसमें इस घटना को एक युवती ने बाइक पे पीछे बैठ के अंजाम दिया है। इससे इस बात की आशंका प्रबल है कि राजधानी रायपुर में लुटेरी लड़कियों का जो गैंग है वो सक्रिय हो गया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। केंद्र मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज बिलासपुर प्रवास पर हैं, जहां SECL, NTPC और विभाग के अधिकारियों की वो समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे। तो वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा इन दिनों चल रहा है। योजनाओं की समीक्षा की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों के साथ और उसके साथ ही आज सीएम भूपेश बघेल करीब 9:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और माना जा रहा है कि पार्टी आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो दिल्ली के जो तमाम बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल आज उन्हीं के घर दिल्ली जाने वाले हैं।
अश्विनी चौबे आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। SCCL NTPC का दौरा करेंगे, वो उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो कई मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी है और आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। SCCL NTPC और विभाग के अधिकारियों की वो बैठक लेंगे और केंद्रीय योजनाएं किस तरह से चल रही है उसकी समीक्षा भी करने जा रहे हैं अश्विनी चौबे। तो आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और उनके साथ ही रोजाना अलग अलग केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। SCCL NTPC और विभाग के अधिकारियों की वो बैठक लेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। प्रिया, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दौरा जारी है और आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिलासपुर जाएंगे। किन मुख्य बिंदुओं पर वो समीक्षा करेंगे और क्या एजेंडा उनकी इस दौरे का? बिल्कुल आकांक्षा, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग केंद्रीय मंत्री अब छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। 10 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो हैं वो बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां वो SCCL और NTPC के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे और इसके अलावा जो वहां के कार्यकर्ता हैं, बिलासपुर के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा करने वाले हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर से दोबारा उसी जोश में मिशन 2023 के लिए तैयारी कर रही है और 10 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा इसी तरह से देखा जा रहा है कि मिशन 2023 को लेकर लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रही है कि अलग अलग जिलों में केंद्रीय राज्य मंत्रियों को भेज रही है ताकि ये पता चले कि केंद्र की योजनाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं और जनता का क्या रिव्यू है, खास करके छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:15 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे और वहां जो है वहां के पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो इसके अलावा आज जनजातीय समूह की अगर बात की जाए आकांक्षा, तो जनजातीय समूह की जो बैठक, जो कार्यक्रम चल रहा है जनजातीय समूह का, आज उसका दूसरा दिन है। 12 शोध पत्र आज जो है वो जारी किए जाएंगे जिसमें जनजातीय समूह की संस्कृति क्या है, चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, कितना विस्तृत है, कितना विस्तार और उसमें किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर शोध पत्र जारी किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अलग अलग कला की प्रस्तुतियां जनजातीय समूहों के द्वारा की जा रही है और कल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरुआत की थी और कल इसका समापन भी है। तो शोध पत्र जारी किए जाएंगे और क्या क्या और जनजातीय समूहों के लिए किया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से बात वहां पर रखी जाएगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए प्रिया। तो हम देख रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ के 4 आकांक्षी जिलों के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया है और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से छत्तीसगढ़ की सियासत भी काफी गर्म हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को GST और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वो इन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री से बहस के लिए भी तैयार है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आई हैं, जो देश के उन 117 जिलों में शामिल हैं, जिन्हें आकांक्षी जिला घोषित करते हुए मोदी सरकार ने कम विकसित मानते हुए यहां विकास की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सिंधिया ने टेडेसरा स्थित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर आरोहण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बात भी की। लगातार राज्य सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को GST और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वे इन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में काम को लेकर राज्य सरकार की रुचि नहीं है। वे कई बार इस मुद्दे पर सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने PM आवास का लाभ गरीबों को नहीं मिलने और कुपोषण की स्थिति को लेकर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 40% राशि दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वो
पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अगर कोई सरकार प्रदेश में ऐसी नीति अपनाए जो गरीबों को अपने हक से पूर्ण रूप से मुक्त कराने की कोशिश करे, तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता। मुझे तो आश्चर्य है कि भूपेश जी इतने सफेद झूठ बोलने की आदी बन चुके हैं। मुझे उनके तरफ से अभी तक एक पत्र नहीं मिला है, मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला है, और मैंने उन्हें कई पत्र लिखे हैं ताकि हम लोग मिलकर, मेरी एक सहयोग की नीति है, सहयोग की विचारधारा है, हम लोग मिलकर हर प्रदेश के नागर विमानन क्षेत्र में विकास और प्रगति लाएं। तो जहां कांग्रेस के शासनकाल में 55,000 करोड़ 5 साल में छत्तीसगढ़ को, प्रदेश को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां थी, आज जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है, पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 70% तक कुपोषण रहा। हमारी सरकार आने के बाद सीएम ने सुपोषण अभियान शुरू किया और अब स्थिति में सुधार हुआ है। कुपोषण 15 साल में इतना कुपोषण रहा, कहीं कहीं तो 70% कुपोषण रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुपोषण अभियान चालू किया है, उसमें काफ़ी लोगों को उसमें लाभ हुआ और ये आपकी बहुत उसमें कम हो रहा है। इधर 3 अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों अश्विनी कुमार चौबे, देवू सिंह चौहान और भानु प्रताप सिंह ने दंतेवाड़ा, कांकेर और कोरबा जिले का दौरा किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले के 59 गांव में 51 करोड़ रुपए खर्च कर नए मोबाइल टावर लगाने की बात कही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कांकेर में बैठक लेकर स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, कौशल के बुनियादी ढांचे में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। 51 करोड़ रुपीस खर्च करके अभी यहाँ के 59 गांव में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ हम टावर करेंगे। दंतेवाड़ा के हर जिले में कनेक्टिविटी पहुंचे, उसका हमने संकल्प भी किया कि ये इस जिले में अच्छी प्रगति की है और आने वाले समय में ये जिला निश्चित ही अभी तक उसने 33 रैंक प्राप्त की है। अब तक 5 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर रहेंगे और वे राज्य में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार दौरे से सूबे की सियासी फिजा गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। पीसीसी चीफ कमलनाथ की डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कमलनाथ के निवास पर आज डिनर पार्टी रखी गई है और पार्टी के बड़े नेता, विधायक इस डिनर में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि मिशन 2023 को लेकर के आज के इस डिनर में रणनीति बनेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आज की इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज कमलनाथ ने डिनर पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को इन्वाइट किया है और कमलनाथ के घर पर ही डिनर पार्टी रखी गई है। पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक इसमें शामिल होंगे और मिशन 2023 को लेकर के अब कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनाई जाएगी, आज इस बैठक में विचार मंथन होगा। और न सिर्फ मिशन 2023 बल्कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी इस बैठक पर चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, आज कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ अपने घर पर डिनर का इनविटेशन दे चुके हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और विधायक इसमें शामिल होंगे। क्या सियासी मायने निकाले जाए इस डिनर पॉलिटिक्स के, क्योंकि अब कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है मिशन 2023 की तैयारी की। तो सिर्फ डिनर इसे कहा जाए वो सिर्फ लाजमी नहीं होगा, सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं इस डिनर के।
जी आकांक्षा, बिल्कुल सियासी मायने तो जरूर निकाले जा रहे हैं और इसे नाम दिया जा रहा है डिनर डिप्लोमेसी, क्योंकि लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। पिछले दिनों भी पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई थी, उसके पहले युवा कांग्रेस की बैठक हुई थी और ये जो सारी बैठकें हो रही है ये विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के हो रही है, क्योंकि अगले साल ही मध्य प्रदेश में चुनाव है। इसलिए कांग्रेस अभी से जुट गई है। लगातार जो है इस बारे में नजर रखी जा रही है कि किस विधायक का अपने क्षेत्र में कितना दबदबा बचा है, किस विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। इस बारे में लगातार जो है चर्चाएं की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जब 2023 चुनाव में कांग्रेस उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे। और इसी की कड़ी में जो है ये डिनर आज आयोजित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक शामिल होंगे। अगर हम कुछ मुख्य नामों की बात करें तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, इसके अलावा कांग्रेस के जो कई वरिष्ठ नेता है, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, अजय यादव, ये तमाम नेताओं को इन्विटेशन दिया गया है आज की डिनर पार्टी के लिए। तो यहाँ पर जो है भोपाल में कमलनाथ के निवास पर ये डिनर आयोजित किया गया है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तो चर्चाएं होंगी, साथ ही राज्यसभा चुनाव की जो एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है उस पर भी चर्चा होगी। जून में जो है ये 3 सीटें खाली हो रही है मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा की, जिसमें से 2 बीजेपी के पाले में है फिलहाल और एक कांग्रेस के पाले में है। उस सीट से कांग्रेस आगे किसे भेजती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की सीट है जिनका कार्यकाल अभी जून में खत्म हो जाएगा। अगर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि विवेक तन्खा को ही आगे जो है सीट के लिए भेजा जाए, पर कुछ दूसरे नामों पर भी यहाँ पर चर्चा जोरों पर है। तो उस सीट के लिए कांग्रेस के किस नेता का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या रणनीति रहेगी राज्यसभा सीट के लिए भी, इस पर भी चर्चाएं की जाएगी। तो कई बड़े सियासी मायने इस जो आज डिनर रखा गया उसके निकाले जा रहे हैं। ठीक है नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारी सहयोगी नीलम जो जानकारी दे रही थी कि भोपाल में आज किस तरह से कमलनाथ के निवास में डिनर का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उसके जरिए सियासी सरगर्मियां भी आज काफी देखने को मिली। और अब बात जबलपुर की। जबलपुर में अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट परिसर में ही प्रदर्शन करने लगे। दरअसल दिव्यांग अपनी ट्राइसाइकिल भी कलेक्टर के अंदर लेकर पहुंचे थे। दिव्यांगों ने जिला नाजिर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्राइसाइकिल समेत कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जाने के निर्देश देने पर आरोप लगाया, जिसकी शिकायत दिव्यांगों ने कलेक्टर से भी की। कलेक्टर ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज समग्र दिव्यांग आज जबलपुर इकट्ठा हुआ है और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो एक अधिकारी हैं जिनका सपन मोदी करके नाम है, वर्ग 2 पर पदस्थ हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में, उनके खिलाफ दिव्यांग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, अन्यथा समस्त दिव्यांगजन कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगा। इसमें फिर लोगों की शिकायत है कि मतलब है ना किसी ने अभद्रता किया टाइप का, हमने बोला है कि आप लिखित में आवेदन दीजिए, इसको हम लोग है ना जाँच कराएंगे एंड उसका है ना कार्रवाई करेंगे। भैया आप ऐसे जाइए, गाड़ी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इसके साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। और इसके साथ ही एक अपील आपसे आईबीसी 24 ये भी करना चाहता है कि कोरोना केसेस अब फिर से बढ़ रहे हैं तो मास्क जरूर पहने और तमाम सावधानी जरूर बरतें। शुक्रिया कांक्षा, नमस्कार।